नमस्कार, मैं उमाशंकर गौड़ एक बार फिर पेश हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। मेरे पिछले वीडियो कैसे लगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहें। लाइक सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं निरंतर आपके लिए नए नए वीडियो लेकर पेश होता रहूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल का ही एक भाग है। भूगोल की दो शाखाओं में से एक शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव के विभिन्न क्रियाकलापों, उसके जीवन विकास, उसकी अवस्थाओं, उसके अधिवासों आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि मानव किस प्रकार जंगलों से निकलकर आज किस आधुनिक युग में पहुंचा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम मानव भूगोल के अंतर्गत बात करते हैं। मानव भूगोल हम पहले बात कर चुके हैं भूगोल के बारे में, जिसमें हमने भूगोल का अर्थ निकाला था पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल पृथ्वी का वर्णन, भूगोल का अर्थ हमने यहाँ लिया था कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब इसमें हमने मानव शब्द को और जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, मानव प्लस पृथ्वी का वर्णन। प्लस का मतलब होता है संबंध दर्शाना। प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर, संबंध दर्शाना। तो क्या हो गया, मानव का पृथ्वी के साथ जो संबंध है उसका वर्णन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। अब विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आता है रेटजेल। रेटजेल ने सबसे पहले मानव भूगोल को परिभाषित किया था। उन्होंने बताया कि धरातल व मानव समाजों के मध्य संश्लेषित अध्ययन, मानव व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। इसमें इन्होंने संबंधों के संश्लेषण पर जोर दिया। मैंने अंडरलाइन किया है संश्लेषित, संश्लेषण पर जोर दिया कि किस प्रकार के इनमें आपस में संबंध हैं। इस पर इन्होंने गहनता से विचार करने के लिए कहा और उसे ही मानव भूगोल कहा। और सर्वप्रथम परिभाषित करने की वजह से ज़्यादातर भूगोलवेता रेटजेल को मानव भूगोल का जनक मानते हैं। दूसरा आता है, इन्हीं की एक शिष्य है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल अपने गुरु के विचारों से ही प्रभावित थी, इसलिए उनके विचारों में, उनकी बातों में अपने गुरु की छवि देखने के लिए मिलती है। लेकिन इन्होंने जो परिभाषा दी मानव भूगोल की वह अपने गुरु से कुछ अलग थी और एक कदम आगे की मानी जाती है। इन्होंने बताया कि अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी से तात्पर्य है कि पृथ्वी जो वो कभी स्थिर नहीं रही है, इसके स्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहे। जब इसका निर्माण हुआ तब ये एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ये आज के वर्तमान स्वरूप में पहुंची है। तो ये अस्थिर रहा है, इसका जो स्वभाव रहा है वो क्या रहा है, अस्थिर रहा है। वह क्रियाशील मानव, मानव की तो प्रवृत्ति ही क्रियाशील रहने की है। मानव कभी भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता। वो नींद में भी क्रियाएं करते रहता है, सपने लेता रहेगा या अन्य कोई कार्य करता रहेगा। तो मानव हमेशा क्रियाशील रहा है। तो यहाँ एलन सी सैंपल क्या कहती है कि अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। इन्होंने जो बल दिया वो दिया परिवर्तनशीलता पर, कि मानव और पृथ्वी के मध्य जो संबंध हैं वो समय हमेशा एक जैसे नहीं रहे। आदिकाल में कुछ और थे, मध्यकाल में कुछ और थे और वर्तमान काल में इसके संबंध कुछ और हैं। तो इन परिवर्तनशील संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। इसके बाद आते हैं लाप्लास। लाप्लास थोड़े आधुनिक विचारधारा वाले थे। इन्होंने रेटजेल और एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित नहीं किया क्योंकि ये नियमों को मानने वाले थे। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले समस्त जीवों के मध्य, इसने केवल मानव की बात नहीं की। ऊपर दोनों परिभाषाओं में हमने देखा कि मानव समाजों, क्रियाशील मानव, केवल मानव की बात हो रही थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, समस्त जीवों के मध्य अति संश्लेषित अध्ययन। इन्होंने केवल संश्लेषण ही नहीं, एकदम डीपली, गहराई के साथ इनके संबंधों का अध्ययन करने की बात यहाँ पर कही है। तो इनकी परिभाषा में भौतिक नियमों तथा अति संश्लेषण अर्थात वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया गया है। इन तीनों ही भूगोलवेताओं की परिभाषाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। लगभग हर साल इनमें से एक परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए आपसे
निवेदन है कि इन परिभाषाओं को जरा अच्छे से याद करें। फिर बात आती है कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। यह तो है नहीं कि आदिकाल में जैसा था वैसा ही मानव आज है, परिवर्तन हुआ है। तो इस परिवर्तन के पीछे मानव की अवधारणाएं रही है, मानव की विचारधाराएं रही है। तो यहाँ पर हम मानव भूगोल की विचारधाराएं या अवधारणाएं उनके बारे में बात करेंगे। तो मानव भूगोल की आज तक लगभग 3 अवधारणाएं मानी गई हैं। इन तीनों अवधारणाओं में जो सबसे प्राचीन अवधारणा है वह है निश्चयवाद या नियतिवाद। निश्चयवाद या नियतिवाद शब्द क्या कह रहा है? निश्चय या नियति। जो निश्चित है वो होकर रहेगा, यह अवधारणा यही कहती है कि जो कुछ होना है वो पूर्व निर्धारित है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये हमें भी अपने बुजुर्गों से सुनते आए कि बेटा जो भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा। विधि का लेखा कोई मिटा नहीं सकता, परमात्मा खुद भी अपना लिखा मिटा नहीं सकते। ये सब नियतिवाद की बातें हैं, क्योंकि नियतिवाद में मानव ने दिमाग में एक बात सेट कर रखी थी कि जो होना है वो होकर रहेगा, मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मेरे द्वारा संभव नहीं है। इसलिए इसको नाम दिया गया निश्चयवाद। और इसके उदाहरण आज भी हमें कई स्थानों पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम जनजातीय क्षेत्र में जाएं तो वे लोग आज भी प्रकृति को देवता के रूप में पूजते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्राचीन काल से यह रहा है, हम प्रकृति के विभिन्न रूपों को पूजते हैं। जैसे हम पृथ्वी को माता के रूप में पूजते हैं, सूर्य भगवान, चंद्रमा भी हमारा भगवान है, जल देवता, अग्नि देवता, वृक्ष में भी हम अलग अलग प्रकार के देवताओं का वास मान लेते हैं। हम पीपल को पूजते हैं, हम बरगद को पूजते हैं, हम तुलसी को पूजते हैं, हम खेजड़ी को भी पूजते हैं, हम आम के वृक्ष को भी पूजते हैं, हम केले के वृक्ष को भी पूजते हैं। अर्थात हमने प्रकृति के लगभग हर स्वरूप को देवता मान रखा है। ये सारी देन है निश्चयवाद या नियतिवाद की। और यह अवधारणा यह कहती है कि मानव जो है वो प्रकृति का गुलाम है और प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। मानव बिना प्रकृति की इच्छा के कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके उदाहरण भी हमें बहुत जगह देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन काल में ये कहा जाता है कि मानव को जब जल पीना होता था नदी से, तो वह पहले नदी से प्रार्थना करता था हाथ जोड़ के, हे नदी देवी, मुझे आपके जल की आवश्यकता है अपने प्यास बुझाने के लिए, तो कृपा कर कर मुझे अपना जल प्रदान करें। उसे वन में जाकर लकड़ी काटनी होती थी तो वह पहले वन देवी से प्रार्थना करता, फिर वृक्ष से प्रार्थना करता, फिर उस वृक्ष का उपयोग करता। तो क्या इस बात को सुनकर हम ये मान सकते हैं कि मानव आज जिस अवस्था में है वो संभव हो सकता था? नहीं, यह कभी भी संभव नहीं था, क्योंकि जब तक प्रकृति का दोहन नहीं होगा मानव अपना विकास कतई नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रकृति का दोहन होना अत्यंत ही आवश्यक है। लेकिन निश्चयवाद के रहते यह कभी संभव नहीं था, क्योंकि मानव तो दिमाग में एक ही बात रखता था कि प्रकृति मेरी मालिक है, मैं उसका दोहन नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपनी आवश्यकता, वो भी अत्यधिक आवश्यक हो तो ही प्रकृति से कुछ लेता था, और उसमें भी सिर्फ लकड़ी, जीव जंतु आदि का ही उपयोग हुआ करता था। किसी भी प्रकार के खनिज संसाधनों का उपयोग मानव प्राचीन काल में नहीं करता था। तो इस अवधारणा के रहते मानव का विकास कतई संभव नहीं था। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इससे संभव नहीं था, तो कौन सी अवधारणा थी? तब लाप्लास ने बताया कि मानव को अगर विकसित होना है तो उसे प्रकृति का दोहन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे लाप्लास, इनका मानना था कि मानव सर्वशक्तिमान है, क्योंकि मानव के पास क्या है? बुद्धि है, दिमाग है। मानव अपने दिमाग का उपयोग करते हुए कठिन से कठिन कार्य को आसानी से संपूर्ण कर सकता है, यह लाप्लास का मानना था। इसलिए इन्होंने कहा कि निश्चयवाद कुछ नहीं है, संभववाद है। इनका कहना था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज आई एम पॉसिबल। इनका यही मानना था। और इन्होंने अपनी एक अवधारणा बताई जिसका नाम था संभववाद। और इसी संभववाद ने मानव को आज इस विकसित रूप में पहुंचाया है, क्योंकि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। और इसके उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप ले लीजिए, आप ग्रीनलैंड ले लीजिए, या साइबेरिया के मैदान ले लीजिए, या रेगिस्तान ले लीजिए, हर जगह मानव के अधिवास बने हुए हैं। मानव वहाँ पर बड़े अच्छे से निवास कर रहा है, उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आज अगर तेज गर्मी पड़ती है तो हम एसी लगाकर, कूलर लगाकर
ठंडक प्राप्त कर लेते हैं। और अगर बहुत अधिक ठंडक हो रही है तो हम आसानी से हीटर के माध्यम से गर्मी प्राप्त कर लेते हैं। और आज हम देखते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी वस्तु को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आज जो वस्तु भारत में पैदा की जा रही है उसे हम आसानी से अमेरिका भेज रहे हैं, यूरोप में भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं, क्योंकि संभववाद ने ये सब कुछ संभव किया। कैसे संभव किया कि इसने एरोप्लेन बनाए, इसने एसी बनाए, इसने अंतरिक्ष यान बनाए, इसने आवागमन के अत्याधुनिक साधनों का विकास किया, जिससे जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी हम विश्व के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये हुआ संभववाद। लेकिन आज के हालात देखते हुए वैज्ञानिक पुनः एक बार चिंतित हो गए कि ये क्या हो रहा है। हमने तो माना संभववाद से विकास होगा, माना विकास हुआ, बहुत अधिक विकास हुआ, मानव ने आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू लिया। आज पृथ्वी का कोई भी कोना मानव की पहुंच से दूर नहीं है। यह सब संभववाद की वजह से हुआ। लेकिन इन सब के अच्छे परिणामों के अलावा कुछ दुष्परिणाम भी निकले, जो वर्तमान में एक भयावह दानव का रूप ले चुके हैं, और वो है पॉल्यूशन। आज मानव ने अंतरिक्ष तक को पॉल्यूटेट कर दिया है। वहां पर भी उसने अपने अंतरिक्ष यानों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के माध्यम से बहुत अधिक पॉल्यूशन फैला दिया है। तो अब वैज्ञानिक पुनः चिंतित हुए कि अगर ऐसा ही विकास होता रहा तो शायद हम आने वाली पीढ़ी के लिए इस पृथ्वी पर कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने तो कई क्षेत्रों से लोहा खत्म कर दिया है, कोयला खत्म कर दिया है। आज रुअर प्रदेश को देखिए आप, जो किसी समय कोयले के भंडार के रूप में दुनिया में जाना जाता था, आज वहाँ कोयले के नामो निशान तक देखने के लिए नहीं मिलते। बहुत कम मात्रा में रह गए, अगर कहीं है भी तो बहुत कम मात्रा में वहाँ पर कोयला रह गया है। वो आजकल मोटर उद्योग के रूप में, ज्ञान आधारित उद्योगों के रूप में जाना लगा है रुअर प्रदेश। तो अब क्या किया जाए, किस प्रकार हम इस समस्या का हल निकालें? तब एक व्यक्ति हुए ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने बताया कि निश्चयवाद से विकास नहीं होगा और संभववाद से अंधाधुंध विकास होगा, जो सतत पोषणीय नहीं होगा। तो वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया जाए, किस प्रकार सतत पोषणीय विकास हम करें? तब इन्होंने बताया कि हर काम मित्रता से किया जाता है। दुश्मनी करके हम किसी से कोई काम नहीं करा सकते। हाँ, वो डर कर हमसे एक बार कर लेगा, लेकिन वो फिर मौका देगा कि मैं इसको हराऊं कैसे। वो जब थोड़ा भी ताकतवर होगा वो तुरंत आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो मित्रता ही सर्वोपरि है। मित्रता से ही हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ये मित्रता कैसे हो? मित्रता कैसे हो? तो ग्रिफिथ टेलर ने इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण दिया कि ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट होती है? 3 लाइट, एक येलो, एक रेड और एक ग्रीन। इन तीनों रंगों का उपयोग करते हुए ग्रिफिथ टेलर ने अपनी नई अवधारणा नव निश्चयवाद का वर्णन किया। नव निश्चयवाद, यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग निकालता है, अर्थात मित्रता का मार्ग। निश्चयवाद में था प्रकृति सर्वे सर्वा, संभववाद में था मानव सर्वे सर्वा, और जहाँ सर्वे सर्वा की भावना आ जाती है वहाँ हमेशा विनाश होता है। इसलिए इसने बोला कि कोई सर्वे सर्वा नहीं है, प्रकृति भी ताकतवर है तो मानव भी बुद्धिमान है। तो इन दोनों का सामंजस्य जब हो जाएगा तो मानव सतत पोषणीय विकास कर लेगा, और इस सतत पोषणीय विकास के लिए नव निश्चयवाद का होना अत्यंत आवश्यक है। अब समझते हैं उन 3 रंगों का उपयोग नव निश्चयवाद को समझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने कैसे किया। लाल, पहला रंग कौन सा है? लाल। लाल का मतलब है रुको। तो यहाँ लाल रंग का उपयोग करते हुए ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं कि प्रकृति मानव से कहती है कि मेरे इस आवरण में, मेरे इस आंचल में अनेकों प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। तुम मेरे आंचल में रुको, बैठो और उन संसाधनों को खोजो। नंबर दूसरा रंग क्या है? पीला। अब पीला रंग क्या कहता है? संभलो। आपने देखा होगा जब ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट से येलो लाइट हो जाती है तब हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, कार स्टार्ट कर ले और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ग्रिफिथ टेलर यह कहते हुए समझा रहे हैं कि प्रकृति मानव से कहती है कि तू मेरे आंचल में आकर रुका है, तो मेरे अंदर जितने भी संसाधन हैं उनकी खोज कर और अपने विकास के मार्ग पर बढ़ने के लिए तैयार हो जा। यहाँ पर इसने जो संसाधनों की बात की है उसके लिए उसने बोला है कि यूज पर एज योर नीड, नॉट फॉर योर ग्रीड, अर्थात अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करो,
अपने लालच की पूर्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पर पीले रंग से संबंध हो गया समझौता, और तैयार हो जाओ आप संसाधनों का खोज करके। फिर आता है हरा। हरा का मतलब क्या है? चलो। हरा का मतलब क्या है? चलो। और चलने का मतलब यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर ने बताया है कि जो संसाधन आपने खोजे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उनका उपयोग करते हुए अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़े चलो। और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तभी यह संभव हो पाएगा कि सतत पोषणीय विकास आपको प्राप्त हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। हम आज भी देखते हैं कि हमारे घर में कई चीज़ें पड़ी है, लेकिन जैसे ही एक एडवर्टाइज आता है सेल सेल सेल, अरे ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, चलो ले आते हैं। आगे काम आ जाएगी, आज पड़ी है तो क्या है, क्या पता कल को और महंगी हो जाए, सस्ती मिले कि नहीं मिले, और हम वो लेके आ जाते हैं अननेसेसरी रूप से। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी मात्रा में संसाधनों का दोहन करेंगी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले अमेरिका के कुछ मानवाधिकार एक्टिविस्टों ने यह बात सरकार के सामने रखी कि जो ये फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े सेल लगाती हैं, इन सेल की वजह से लोग अपनी आवश्यकता के बिना ही चीज़ों को खरीद लेते हैं, जिससे संसाधनों का अधिक दोहन करना पड़ता है। तो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने लालच के अनुसार नहीं कि भाई सेल लग गई, कम पैसे में मिल रहा है, ले आओ भर लो घर को, क्या पता कल मिले नहीं मिले। लेकिन ये बात हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर हमने सब चीज़ों का उपयोग कर लिया तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। तो हमें अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेगी हमें? अगर हम छोड़ के जाएंगे तो बोलेंगे भाई हमारे बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, उन्होंने प्रकृति को बड़े अच्छे से संतुलित किया। और हम कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे सिर्फ पॉल्यूशन के अलावा, तो बोलेंगे कि हमारे बुजुर्गों में अक्ल ही नहीं थी, सब कुछ अपने ऊपर लुटा दिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि बुजुर्ग जो हैं वो अच्छे कहलाएं या बुरे कहलाएं? तो बुरा कहलाना तो कोई नहीं चाहता। तो ये निश्चयवाद की अवधारणा को फॉलो करते ही हम सतत पोषणीय विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और वर्तमान में अधिकांश देश इसी अवधारणा की ओर बल दे रहे हैं। हर क्षेत्र में बात जब की जाती है तो सतत पोषणीय विकास की जाती है। केवल विकास की आवश्यकता आजकल कहीं देखने के लिए नहीं मिलती। सभी एक ही बात करते हैं, विकास हो तो सतत पोषणीय विकास हो। तो आज हमने यहाँ बात की मानव भूगोल की तीनों परिभाषाएं, इसकी तीनों अवधारणाएं। अगले टॉपिक में हम मानव की जनजातियों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लगातार मुझे सपोर्ट करते रहें, अपने मित्रों को भी बताते रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को बड़े अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।